हिंदू मतदाताओं को यह कह के डराएं कि तुम्हारे राज्य का मुख्यमंत्री एक मुसलमान हो जाएगा, इसलिए तुम मुझे वोट दो। और इसको जायज और वाजिब माना जाता है। मुसलमानों को बार बार यह कहा जाता है कि आपको अपनी वफादारी, आपको अब ये साबित कर देना होगा कि आप इस मुल्क के हैं। और भारतीय राज्य को बनाने का जिम्मा जो नेहरू का था, हैदराबाद में जो जनसंहार हुआ जिसको लेकर एक खामोशी है। 40,000 मारे गए मुसलमान, 60,000 मारे गए, 80,000 मारे गए। हिंदुस्तान की नींव एक तरह से मैं वो खून। अल्पसंख्यक क्या सोचते हैं, इसका जवाब अल्पसंख्यकों को ही देना चाहिए, उनकी तरफ से किसी को नहीं देना चाहिए। दलित क्या सोचते हैं, इसका जवाब कोई और दे, ये मजाक माना जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यकों की ओर से अल्पसंख्यकों को बोलने का अधिकार भारतवर्ष में नहीं है, उसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। अल्पसंख्यक जब स्वयं अपने बारे में बोलने लगते हैं तो कहा जाता है वो सांप्रदायिक है, वह संकीर्ण ढंग से बात कर रहा है, इसलिए उसकी तरफ से दूसरे लोग बोलते हैं जिन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो एक श्रेणी है जो धर्मनिरपेक्ष है, वो अल्पसंख्यक की तरफ से बोल सकता है। इस मुल्क में हर किसी को अपना प्रतिनिधित्व मांगने की आजादी है। दलित अपना प्रतिनिधित्व मांग सकते हैं और प्रतिनिधि आनुपातिक रूप से मांग सकते हैं। अगर कोई एक तबका है जो अपना प्रतिनिधित्व नहीं मांग सकता या वह प्रतिनिधित्व मांगे तो उसे फौरन ही संकीर्ण और सांप्रदायिक ठहराया जाएगा, वह मुसलमान है और ईसाई। हर दलित तबका अपना प्रतिनिधित्व मांग सकता है, वह राजनीतिक रूप से अब इतना ताकतवर है और उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्या मुसलमान ऐसा कभी कह सकते हैं? ये सोचने की बात है हम लोग। दूसरे कि क्या मुसलमान कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वे भारतवर्ष के लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, यानी वे मुख्यमंत्री हो पाएंगे या वे प्रधानमंत्री हो पाएंगे। भारत में यह किया जा सकता है कि आप चुनाव सभाओं में हिंदू मतदाताओं को यह कह के डराएं कि तुम्हारे राज्य का मुख्यमंत्री एक मुसलमान हो जाएगा, इसलिए तुम मुझे वोट दो, नहीं तो एक मुसलमान हो जाएगा। असम में बदरुद्दीन अजमल हो जाएंगे या गुजरात में अहमद पटेल हो जाएंगे, यह कैसे डराया जाता है हिंदू मतदाताओं को, और इसको जायज और वाजिब माना जाता है। मैंने 2017 में कोई संपादकीय नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जब उसने गुजरात के मतदाताओं को अहमद पटेल का नाम लेकर डराया, या कोई संपादकीय नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब उसने असम के मतदाताओं को बदरुद्दीन अजमल का नाम लेकर डराया। ये बन जाएगा। हमेशा भारतवर्ष में दो तरह के मुसलमान पेश किए जाते हैं, एक जो राष्ट्रवादी मुसलमान है और एक जो मुसलमान है जो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। आज भी वह श्रेणियां मौजूद हैं, यानी मुसलमान को यह बताना पड़ता है कि वो राष्ट्रवादी मुसलमान है। इसलिए हम मौलाना आजाद का परिचय जब देते हैं तो कहते हैं कि राष्ट्रवादी मुसलमान, और इस परिचय के पीछे की विडंबना को नहीं समझ पाते कि यह 2023 तक इसका मतलब क्या निकलता होगा। तो एक बात यह है, रही नेहरू की बात, तो नेहरू बहुत सारी चीजों को लेकर संशय में रहते थे, इसलिए नेहरू का एक पसंदीदा शब्द था शायद। अब जो शायद करके बात करता हो वो फैसलाकुन बात नहीं करता, तो उसको कमजोर माना जाता है। आपके बात में शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन नेहरू हर चीज का एक दूसरा पहलू देख पाते थे। आप कमजोरी उनको कह सकते हैं या उनकी बौद्धिकता कह सकते हैं। तो वे राष्ट्रवाद की ताकत से भी परिचित थे और राष्ट्रवाद एक बीमारी की शक्ल ले सकता है इससे भी परिचित। वे इस बात से परिचित थे कि राष्ट्र में एक तरह से आपके खून को दौड़ा देने की ताकत है और इस वजह से वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। दूसरी तरफ वो बहुत उपयोगी भी हो सकता है अगर वह लोगों में संगठन की भावना, एक होने की भावना पैदा करे। नेहरू के सामने दिक्कत ये थी कि राष्ट्र का एक ख्याल जो उपनिवेशवाद विरोधी
आंदोलन के दौरान बन रहा था और जो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं से गुजर रहा था, ये भी हम जान रहे हैं। इस किताब में जितने लेख और भाषण संकलित हैं, उनसे आपको इसका अंदाजा मिल सकता है कि अनेक विचार एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं और इसकी पूरी जगह है उस उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की, ये प्रतियोगिता कर रहे हैं। आजादी के बाद इसकी जगह खत्म हो गई, अब कोई प्रतियोगिता नहीं हो सकती। मुसलमानों को यह कहा गया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं खुद नेहरू का भाषण भी पढ़ रहा था और पटेल का भाषण कई बार मैं पढ़ रहा था, जिसमें मुसलमानों को बार बार यह कहा जाता है कि आपको अपनी वफादारी, आपको अब ये साबित कर देना होगा कि आप इस मुल्क के हैं, आपकी वफादारी कहीं और नहीं है। तो यह होना काफी नहीं था कि वो इस मुल्क में हैं, रह रहे हैं। जैसे आज एक मुसलमान बार बार ये कहता है हमारे पूर्वजों ने 1947 में यहां रहना तय किया, और मैं हमेशा ये सोचता हूं एक हिंदू को और कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका होना ही काफी है। वो है, वो पैदा हुआ, उसका होना काफी है। लेकिन एक मुसलमान को बताना पड़ता है 1947 में हमने सचेत रूप से निर्णय किया, इसलिए यह मेरा राष्ट्र है और आप मुझ पर संदेह न करें। तो नेहरू के मन में जो शक था, संदेह था, वो शक और संदेह उनके विपुल लेखन में, संसद में उनके हस्तक्षेप में, खुद उनके दल के लोगों के साथ उनके संवाद में व्यक्त होता रहा कि वे जानते थे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के साथ दिक्कत यह है कि वह हमेशा जनसंख्या के साथ मिलाकर देखा जाएगा। यानी राष्ट्रवाद को आप कह सकते हैं कि वह एक तरह की जनसांख्यिकीय अवधारणा है, डेमोग्राफिक अवधारणा है, और इसलिए हमेशा उसमें जो बड़ी डेमोग्राफी है उसी को इसका अधिकार मिलता है कि वो उसको परिभाषित करे, दूसरे को उसके अनुसार खुद को साबित करना पड़ता है। तो जो बड़ी जनसंख्या है वो राष्ट्रवाद को परिभाषित करती है, दूसरी जनसंख्या को उसे तालमेल बिठाना पड़ता है और उसमें रहना पड़ता है। नेहरू की दूसरी दिक्कत यह थी कि कांग्रेस पार्टी में खुद वे जिन लोगों से घिरे हुए थे, उनमें से ज्यादातर एक प्रकार के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचार से प्रभावित थे, और एक दूसरी तरफ वामपंथी थे या कम्युनिस्ट थे, जो अंतरराष्ट्रीयतावाद को सैद्धांतिक रूप से ऐसे परिभाषित कर रहे थे कि राष्ट्रवाद से वह समानांतर रूप से चल रहा था। तो नेहरू के लिए एक अकेलापन था, जिस अकेलेपन में राष्ट्रवाद को लेकर उनकी दुविधाओं को साझा करने वाला कोई नहीं था, और इस अकेलेपन को हम लोगों को आज और समझने की आवश्यकता है। और भारतीय राज्य को बनाने का जिम्मा जो नेहरू का था, उसमें जो खूंरेजी हुई या खून खराबा हुआ, उसने क्या असर डाला होगा। मसलन हैदराबाद में जो जनसंहार हुआ, कत्लेआम मुसलमानों का, जिसको लेकर एक खामोशी है, नेहरू में भी खामोशी, बाकी जब भी खामोशी। 40,000 मारे गए मुसलमान, 60,000 मारे गए, 80,000 मारे गए। हिंदुस्तान उस खून, हिंदुस्तान की नींव एक तरह से में वो खून, और उसी तरह जम्मू के कत्लेआम हुआ। यह बिल्कुल अलग था। जो विभाजन में पाकिस्तान की तरफ के मुसलमान हिंदू और सिखों को मार रहे थे, और हिंदुस्तान की तरफ के हिंदू और सिख मुसलमानों को मार रहे थे, उनसे यह अलग था, क्योंकि यह कत्लेआम भारतीय राज्य का था। उसको लेकर क्या बहस थी नेहरू और उनके साथियों में, यह हमें नहीं पता। और क्या इस बात ने नेहरू पर कोई दबाव डाला होगा, ये भी हमें नहीं पता। तो ये एक ऐसा पहलू है जो मुझे हमेशा परेशान करता है कि कहीं भारतीय और फिर उत्तर पूर्व का पूरा मामला, वेलियर के साथ नेहरू की बातचीत, आदिवासियों को लेकर उनका ख्याल, लेकिन नागालैंड को हिंदुस्तान में शामिल करना है, मणिपुर को हिंदुस्तान में शामिल करना है, एक हिंदुस्तान बनाना है, उसके बिना वो राष्ट्र मुकम्मल नहीं होगा। उसमें जो हिंसा थी, उस हिंसा से
उदार नेहरू ने कैसा रिश्ता बनाया? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।